Hello students, welcome back to the class, and we have already covered up with our first chapter, the Indian Constitution, from your civics book. And let's take some revision of first chapter, and then we will discuss the question answer that have given in your book in the exercise. So first, what we have learned from we have learned from the PPT. First chapter we didn't learn with the from the book. So let's look at some view on book. The Indian Constitution. अभी देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्या काम आता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ मोनाकल, मतलब जो मोनाकी होती है वो क्यों हार्मफुल होती है। एंड देन वी डिस्कस विद द वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना, वाई इट इज़ नेसेसरी दैट वी मेक ए सच अ लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी टूक, हमने इतने इतने ज़्यादा दिन लिए और हम लोग को टाइम लगा, 300 मेंबर्स ने मिल के बनाया, ऐसा क्यों हुआ, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था कि नेपाल की हमने स्टोरी जानी थी कि नेपाल के अंदर कैसे कैसे हुआ था। वी वी नोन अबाउट अ नेपाल कंट्री विच इज़ फर्स्ट, उन्होंने मतलब पहले वो डेमोक्रेटिक तो कहलाती थी, बट वहाँ पे जो था किंग होता था। फिर जो लोगों को वहाँ से प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मूवमेंट किया और उसके बाद में उनको फुल डेमोक्रेसी मिली और देयर रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखा था। ठीक है, उसके बाद में हमने एक स्टोरी क्लास वाली स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, सुरेश वाली क्लास मॉनिटर, जिससे पता चलता है कि कोई ऐसे उस क्लास मॉनिटर की तरह कोई फ़ायदा ना उठा ले। इसकी वजह से हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत काम का है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, देन वी उसके बाद में हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट की फीचर्स कौन कौन से होते हैं। हमने वो की फीचर्स अलग अलग पॉइंट पे मैंने आपको पावर पॉइंट की मदद से बताए हुए थे। जैसे कि फर्स्ट है जो फेडरलिज्म रहता है, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, और उसके बाद में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स होता है, तो ये सारे सेक्युलरिज्म होता है। ये पांच जो थे वो हमारे की फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लुक एट द एक्सरसाइजेज दैट हैज़ बीन गिवन इन योर बुक, लेट्स डिस्कस दिस एंड द सॉल्यूशन इज हियर। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन आप लोग की बुक के अंदर जो दिया हुआ है, देखो फर्स्ट थिंग आपको मैं ना, इसमें से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें आपको मैं पहले डिस्कस बता देता हूँ कि आप लोग को 8th क्लास के अंदर अब आप आ चुके हो, आपकी बोर्ड क्लास है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। फर्स्ट थिंग कि आप लोग को लगता है कि हम मैं याद कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी हो, कि भाई आंसर कैसा भी हो मैं उनको उसको याद कर लूँगी, है ना। याद करना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप इतने बड़े बड़े आंसर अब आगे जाओगे 9th क्लास में 10th क्लास में, तो आप उसको अगर रट्टा ही मारते रहोगे, कैसे मारोगे, एक एक पेज के आंसर आएंगे। फिर अभी देखो ये आंसर देखो, टेबल में आंसर आ गया था, क्या रट्टा मारोगे इसको, फिर ये 4 पॉइंट चारों पॉइंट रट्टा मारने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को चीज़ें समझ के लेनी होगी, आपको याद करने के तरीके आने चाहिए कि हाँ भाई इसके ये पूछा क्या गया। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आनी होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है,
उसके बाद में आपको आंसर करना है। आपको डायरेक्टली ऐसा याद नहीं रखना है कि है ना, हाँ ये वो कॉन्स्टिट्यूशन पहला वाला है क्या, दूसरा वाला है क्या, हाँ उस चैप्टर का तीसरा वाला है क्या। जैसे कि तुम्हारी हैबिट रहती है, नॉर्मली तुम्हें ऐसे करते हुए देखा जाता है, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू बिल्ड अप योर वोकेबलरी ऑल्सो। आप लोगों को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकेबलरी है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। वो कैसे होगी? कुछ नहीं करना है, जस्ट जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, है ना, तो उसके अंदर मैं किसी वर्ड का मीनिंग का आपको मतलब बताता हूँ। हिंदी जानने की कोशिश मत करो, आपको उसका मतलब बताता हूँ, तो वो मतलब आपको लिखना है नोटबुक के अंदर। जैसे आपको समझ में आता है आप उस हिसाब से लिख सकते हो। आपको कोई कहने नहीं आएगा कि है ना आपने ये सोशल साइंस की नोटबुक के अंदर ऐसे क्यों लिखा है, सर ने लिखवाया है क्या। ऐसा कोई कोई कंपलसरी प्रेशर नहीं है। आप लोगों को जैसे समझ में आता है आप वैसे लिख सकते हो, लेकिन टोटल रिजल्ट ये चाहिए कि आपको उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बस। अभी एक होता है सब्जेक्ट लैंग्वेज। अब देखो सब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होती है, देखो सोशल साइंस है, अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हो देन ऑल द आंसर्स यू विल गिव दैट शुड बी इन द सोशल साइंस लैंग्वेज ओनली। सपोज you have to repeatedly use the words constitutions, democracy, fundamental rights, citizens, people, religions, communities। ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं सिविक्स के अंदर, ये बार बार रिपीट होते हैं। आप चाहे कितने भी चैप्टर पढ़ोगे, हर चैप्टर के अंदर आपको ये डेमोक्रेटिक कंट्री, मोनार्कल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, ये सारे सारे रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो आप जब एग्ज़ाम के अंदर लिखोगे तब वो पूरा का पूरा लिख पाओगे, ऐसे नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए रट्टा मारना तो बिल्कुल छोड़ ही देना है। एंड हैबिट ऑफ फ्रेमिंग द सेंटेंसेस। अभी देखो आप लोगों को क्या है कि सेंटेंस फ्रेम करने की हैबिट होनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी? आप लोगों को रोज़ाना का 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज आप लोगों को लिखना है। वो भी क्या लिखना है, जैसे कि आपने सुबह से शाम तक क्या किया है, ठीक है, या तो वो लिख लो, या कोई भी टॉपिक लेके उस पर ऐसे लिख लो, कुछ भी लिख लो। यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन थॉट्स। आपको कोई गलत कहने वाला नहीं है, ना सही कहने वाला है, आप लोगों को सिर्फ लिखना है। ठीक है, और आप जितनी रीडिंग करोगे, आप अपने टेक्स्ट बुक की पुरानी टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी आपके पास में, ज़रूरी नहीं है कि आप 8th क्लास की टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, आपके पास 7th की होगी, 6th की होगी, जो भी हो, आपको रीडिंग करनी है। 1 पेज रोज़ रीड करना है, लेकिन उस पेज के अंदर जितने भी नई मीनिंग्स आती हैं, उसके अंदर न्यू मीनिंग्स जितने भी आएंगी, उन मीनिंग्स का मतलब क्या होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको 1 पेज के अंदर पहले पहले जब स्टार्ट करोगे ना फर्स्ट पेज से, तब आप लोगों को हो सकता है 20 मीनिंग ना आ रही हो, सेकंड के अंदर फिर वो 18 होंगी, थर्ड के अंदर फिर 16 होंगी, ऐसे वो कम होती रहेंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को 1 पेज के अंदर 1, 2, 3, बस 3 मीनिंग ऐसी होगी जो नहीं आएगी, बाकी पूरा का पूरा पेज समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही हो सकता है, इंग्लिश ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आना। और यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो you have to focus on your English speaking, or you have to focus on your English writing, you have to focus on your English reading। आप इसके बिना आगे कुछ नहीं कर सकते हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एज ए चूज़, आपकी मर्ज़ी से आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है, आपको किसी को फोर्स थोड़ी किया है। ठीक है, और आपके 12th के बाद में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो बेटर है कि इंग्लिश मीडियम से होना बेटर नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम से स्टडी करना, उस टाइप से स्टडी करना जिस टाइप से उनको करनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है, ये हमने सबसे पहले हमने ये जब क्लास ली थी ना, सबसे पहले चीज़ यही डिस्कस की थी कि वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी होती है, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो ऐसा क्यों है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के क्यों नहीं चलती है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन बहुत तरह से पूछ सकता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस, व्हाट आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें मतलब एक ही पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ायदे क्या है। ठीक है, वो
ऐसा क्यों होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए? अभी ये सारे क्वेश्चंस है ना, इनका मतलब एक ही है, इनका मतलब आंसर आपको यही देना है। देखो, देर आर वेरियस रीजन वाई डेमोक्रेटिक नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये स्टाइल होती है किसी भी आंसर को लिखने की, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है? द बेसिक आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी सिटीजन एस्पायर टू लिव इन आवर कंट्री आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? ये रूल बुक होती है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो कि सिटीजन कैसे रह सकता है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, ये सारा का सारा मेंशन किया होता है, मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब लिखा होता है। एक तो इसलिए चाहिए हमें क्योंकि उसके अंदर सब रिटर्न में होता है। इट टेल्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। ये सेकंड पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है कि ये हमारे सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर बताता है कि कैसी सोसाइटी है। टू डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, और हमें यह भी बताता है कि इस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। इट स्टेट्स, फिर नंबर 4, इट स्टेट्स अ सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन विच पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज एंड कैन पीसफुली को एग्जिस्ट विद ईच अदर। अभी तुम लोग को सबको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स है, ठीक है। और इतना डाइवर्स है कि हर 3 किलोमीटर लैंग्वेज चेंज होती है, हर 2 घर छोड़ के धर्म चेंज हो जा रहे हैं, रीति रिवाज चेंज होते हैं। तो इन हम एक साथ रहेंगे कैसे? हम तो लड़ मरेंगे एक साथ में। लेकिन हम क्यों लड़ाई नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं, राइट्स बनाए हुए हैं कि झगड़ा करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, ठीक है। इसलिए ये हमें एक साथ रहने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। इतनी सारी रिलीजन और कम्युनिटीज़ है, कैन पीसफुली यानी शांतिपूर्वक, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में पीसफुली है, इसका मतलब होता है शांतिपूर्वक। को एग्जिस्ट यानी कि एक साथ रहना, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ में एग्जिस्ट करना यानी कि रहना, ठीक है। तो एक बार वापस से पॉइंट में रिपीट कर देता हूँ कि पहला पॉइंट तो ये है कि द बेसिक आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच सिटीजन एस्पायर टू लिव इन आवर कंट्री आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जैसे लोग चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिश है, वैसे उस कंट्री में वो रह सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का हो, वो सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर बताता है। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो डेमोक्रेटिक है कि वो नॉन डेमोक्रेटिक है कि वो मोनार्की है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो कर रही है कंट्री, ये हमें पता कैसे चलेगा? फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी नेपाल का डेमोक्रेटिक बोलते थे लेकिन था क्या? नहीं था। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता था कि सारी पावर्स जो थी वो किंग के पास थी, तो डेमोक्रेटिक कहाँ से हुई? वो बोलने से डेमोक्रेटिक थोड़ी हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने पहले लिया हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 4, स्टेट्स अ सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन विच पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ को एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब कि एक साथ वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप लोग को समझोगे तो आपको फट से याद हो जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर है ना ऐसा सर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एक तो हमारा पूरे याद आप लोग को ये करने हैं, सिर्फ आप लोग को मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि है ना, मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी बताता है, नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम बताता है, और रिलीजन डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग एक साथ रह सकते हैं। ये 4 पॉइंट याद समझ लिए, हो गया। इनको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा याद रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, एग्जाम में शायद ना पूछे लेकिन उसके बावजूद इसमें जो आंसर है उसको अलग क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। आपको नीचे 2 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। द फर्स्ट कॉलम इज़ फ्रॉम द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला कॉलम है वो नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन का है। द सेकंड कॉलम इज़ फ्रॉम द मोर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। जो सेकंड कॉलम है वो दोबारा जब बना था ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। समझ में आया ना? वो एक तो 1990 का है जब राजा था, और एक है वो दोबारा जब लोगों ने ना हड़तालें, आंदोलन, लड़ाइयाँ कर करके जीत के उसके बाद में उसको डेमोक्रेटिक बनाया और दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। उसके बाद वो 2 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबाउट 2 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेपाल। अब जो ऊपर के जो 2 कॉन्स्टिट्यूशंस दिए हुए हैं नेपाल के, तो इनके अंदर एक तो आपको डिफरेंस पता करना है कि क्या है, और एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है ये पता करना है,
तो एकदम सिंपल है। पहले हम लोग ये एक बार जो बॉक्स है वो देखेंगे। 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट 7 एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आर्टिकल 35 एग्जीक्यूटिव पावर, जो 1990 था उसके अंदर जो आर्टिकल 35 था वो क्या बोलता है, देखो। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो सारी की सारी पावर रहेगी वो वहाँ का जो मैजेस्टी रहेगा, वहाँ का जो किंग रहेगा उसके पास में रहेगी, और उस किंग के जो मंत्री रहेंगे उसके पास में रहेगी। ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आर्टिकल 75, ठीक है। आर्टिकल 75 2015 के अंदर, अभी लेटेस्ट ही बात है, 2015 में उन्होंने दोबारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द 2015 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट 7 फेडरल एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 75 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो, ये मतलब लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के पास रहेगी, वहाँ के कानून के पास रहेगी, और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खुद के पास रहेगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्री जो होते हैं चलाने के लिए, उनके पास रहेगी। यहाँ पे कोई मैजेस्टी वेजेस्टी, कोई किंग वगैरह नहीं है, ठीक है। अभी देखो आंसर में क्या लिखना है आपको। इन आर्टिकल 35 ऑफ द 1990 Constitution of Nepal, the power to rule the country, to set rules and to manage the country are all vested in the king of the country। एकदम सिंपल भाषा में कर दिया है इसको कि किसी भी उनकी कंट्री को रूल करने को, उनके जो नियम बनाने को, सेट रूल्स टू मैनेज द कंट्री, कंट्री को मैनेज करने के लिए, ऑल वेस्टेड इन द किंग ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब सारा का सारा राजा चलाता था। एंड आर मिनिस्टर अपॉइंटेड अंडर हिम, और मिनिस्टर्स चलाते थे, लेकिन मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता था? वो राजा खुद, तो वो राजा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हाउएवर आर्टिकल 75 ऑफ द 2015 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल स्टेट्स दैट द रूल्स, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री विल बी बेस्ड ऑन द लॉज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। अभी जो सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर्स कंट्री के जो हैं वो अब राजा अपॉइंट नहीं करता है, वो लोगों के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और वो लोगों के पास में रियल पावर होता है कि वो नेपाल को चलाए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि पहले जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो पहले राजा के पास थी, अब वो घूम फिर के इनडायरेक्टली वो लोगों के पास में आ चुकी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि क्या होगा कि अगर इफ़ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस यानी कि रोकथाम, जो भी हम रोक टोक लगाते हैं ना वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इफ़ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर जो हमने जो मंत्री जो चुने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होती है, जैसे कि हमने किसी को नेता समझा है, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है, या जो भी हमने सेलेक्ट करके बनाया है, वोट डाल के बनाया है, किसी को नेता बनाया है, तो अगर उनकी पावर में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, मतलब रोक टोक नहीं होगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, उनको फ्रीडम दे दी पूरी, जो मर्जी हो वो तुम करो, अगर ऐसा बोल दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर रिस्पॉन्सिव फॉर इलेक्टिंग देयर लीडर्स। कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, द सिटीजन ऑफ कंट्री आर रिस्पॉन्सिव फॉर इलेक्टिंग देयर लीडर्स। अभी डेमोक्रेसी के अंदर लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपना लीडर चुनने के लिए, वो वोट डालते हैं, जिनको मर्जी होते हैं वोट डालते हैं, वो चूज हो जाता है। हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट, फिर भी एक पॉसिबिलिटी रहती है दैट लीडर्स माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी। फिर भी एक पॉसिबिलिटी रहती है ना कि हमने चूज कर लिया, ठीक है, वो पहले तो अच्छी अच्छी बातें करता था इसलिए हमने चूज कर लिया, लेकिन बाद में वो मिस यूज कर सकता है अपनी पावर्स का फिर, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो है ना, देयर अथॉरिटी एंड यूज इट फॉर रॉन्ग पर्पस, और वो अपने पावर्स का गलत इस पर्पस के लिए, गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड मेजर्स टू सेफ गार्ड अगेंस्ट सच मिस यूज ऑफ पावर। इसलिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, सेफ गार्ड, हमारी सेफ गार्ड सेफ साइड रखी है कि है ना हम वो अपनी पावर का मिस यूज़ ना करें, ठीक है। इसलिए वो रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं,
कि भाई तुझे इस कानून के दायरे में रह के ही अपनी नेतागिरी करनी है या फिर अपना काम करनी है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, राइट वन रीजन। देखो ये तुम्हारे जो क्वेश्चंस इसमें बुक में दिए हुए हैं ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड दिए हुए हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, कुछ सिचुएशंस दी हुई है नीचे, उसके अंदर आपको माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना है। राइट वन रीजन वाई यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दीज सिचुएशन, और आपको एक कारण लिखना है। राइट वन रीजन वाई यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन, कि माइनॉरिटी जो बोल रहे हैं वो इतना रिस्पेक्टफुल क्यों है। अभी देखो पहली, इन ए स्कूल विद 30 टीचर 20 ऑफ देम आर मेल। ठीक है। एक स्कूल के अंदर टोटल 30 टीचर है, उसमें से 20 है वो पुरुष है, मेल है। ठीक है। तो आंसर क्या है, द माइनॉरिटी हेयर इज द 10 फीमेल। अब यहाँ पे माइनॉरिटी, मेजोरिटी तो हो गई 20, मेजोरिटी यानी ज़्यादा होना। अभी 30 में से 20 तो मेल है, तो 20 तो हो गई मेजोरिटी, और 10 है वो है माइनॉरिटी। 10 फीमेल है वो माइनॉरिटी है। द माइनॉरिटी हेयर इज द 10 फीमेल टीचर्स टीचिंग इन द school. It is important to keep the point of view of the female teacher in mind, because despite being a minority their opinions are of great importance and no decision made keeping the majority views in mind should be of any discomfort for the female teacher। मतलब कि फिर उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि है ना कि वो 20 है मेल है, 10 है फीमेल है, तो आप लोग वो 10 फीमेल की सुन ही नहीं रहे हो। ऐसा स्कूल के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। जो 10 होती है उनको भी बराबर व्यू पॉइंट, मीटिंग के अंदर व्यूज़ रखे जाते हैं, उनकी भी बात को समझा जाता है और वो बराबर काम करते हैं, और उनको डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर माइनॉरिटीज़। वो कम है इसलिए उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो जो सिचुएशन नंबर 2 है वो क्या बोलती है। ठीक है। सिचुएशन नंबर 2 ये बोलती है, इन ए सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। ठीक है। एक सिटी है, कोई भी सिटी मान लो, उसके अंदर 5% जो जनसंख्या है वो किसकी है, वो बुद्धिस्ट की है। ठीक है। अब आंसर में क्या लिखना है, हेयर द माइनॉरिटी इज द 5% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन द सिटी। ठीक है। हेयर द माइनॉरिटी इज द 5% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन द सिटी। देयर व्यूज शुड बी, अब माइनॉरिटी कौन हुआ, बुद्धिस्ट हुए। अब देयर व्यूज शुड बी रिस्पेक्टेड बिकॉज, अब उनके व्यूज रिस्पेक्टेड क्यों होने चाहिए, बिकॉज दे हैव सर्टेन रिलीजियस बिलीव्स, अब उनके खुद के भी रिलीजन बिलीव्स हैं। शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड बिकॉज दे आर इन ए माइनॉरिटी, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होने चाहिए कि वो जहाँ प्रार्थना करने चाहते हैं उनको करने देनी चाहिए, उनको जिस हिसाब से करने चाहिए करने दें। जो बाकी मेजोरिटी के हैं, हिंदू है, अगर उनके साथ में रह रहे तो उनका सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारे बुद्धिज्म में ऐसा होता है कि तुम तो ठीक है तुम कर लो, या फिर उनके साथ में करना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। सिर्फ कम है इसलिए उनको दबाया जाए, उनको डोमिनेट किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एनी डिसीजन टेकन मस्ट बी टेकन कीपिंग इन माइंड द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है कि गवर्नमेंट हॉलीडेज किस दिन करने हैं, तो जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो भी वहाँ रहती है। ऐसा नहीं है कि वो 5% लोग ही है इसलिए उनको इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो 2% भी हो, चाहे 2 लोग भी रह रहे हों, सबके अगर हर रिलीजन का वहाँ पे है तो हर रिलीजन को कीप इन माइंड में रख के और उसके बाद में ही काम किए जाता है। इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आज वेजिटेरियंस, अभी 80% है वो वेजिटेरियन है। एक फैक्ट्री मेस के अंदर, मेस पता है ना, मेस यानी कि खाना बनाने वाला जगह होती है ना, किचन होती है बड़ी वाली, उसमें जहाँ पे सब खाना खाते हैं, तो वो उसके अंदर जो एम्प्लॉय है उसमें से 80% एम्प्लॉय है वो वेजिटेरियंस है। अब देखो माइनॉरिटी है इन द 20% नॉन वेजिटेरियन। अब माइनॉरिटी कौन से हैं, जो 80 को छोड़ के जो 20 बच्चे हैं वो नॉन वेजिटेरियन है बेचारे, है ना। हैविंग फूड एट द फैक्ट्री मेस, वो भी खाना खाते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फूड प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री मेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियंस। अब है ना ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि है ना, ये नॉन वेज और वेज दोनों की, या तो आप एम्प्लॉय को रखने से पहले बोल दो कि यहाँ पे नॉन वेज नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपने रख लिया है
और आपको पता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके बाद में खाना दोनों का बनना चाहिए, वेजिटेरियन का भी बनना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन का बनना चाहिए। वो 20% है, कम है, सिर्फ इसके लिए मतलब उनको नॉन वेजिटेरियन नहीं दोगे, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग्स टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज। अभी मान लो ये देखो क्या है, 50 स्टूडेंट की एक क्लास है, उसके अंदर से 40 बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज बहुत ही अच्छी है, सक्षम है, मतलब कि वेल ऑफ है, मतलब वेल ऑफ फैमिलीज है, मतलब कि बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा है, अमीर है, तो ऐसे हैं। इन द केस द माइनॉरिटी इज द 10 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कौन हो गया, जो बाकी के 10 स्टूडेंट्स हुए वो, हु डू नॉट बिलोंग टू द वेल टू डू फैमिलीज, और जो बिलोंग नहीं करते हैं अच्छी फैमिलीज से। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप देयर व्यूज इन माइंड बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू वेरियस एक्सपेंसेस आस्क्ड फॉर इन द स्कूल एंड दे शुड नॉट फील ह्यूमिलेटेड फॉर द सेम। अभी जो 40 बच्चे क्लास के अंदर, सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अमीर घर घर से हैं, और जो 10 बच्चे हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, वो गरीब घर से हैं। तो सबको ध्यान रखना है, टीचर्स को रखना है, प्रिंसिपल को रखना है, स्कूल मैनेजमेंट को रखना है, सबको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में ऐसे बच्चे भी हैं जो गरीब घर से हैं। अब बात बात पे आप ऐसी ऐसी चीज़ें अगर मंगवा रहे हो, है ना, कि हाँ भाई ये कर पहन के आना है, ये लेके आना है, महंगी महंगी चीज़ें लेके आना है, तो उससे क्या होता है, जो गरीब जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो उनके साथ में compete कर ही नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकते, ठीक है, वो पढ़ ही नहीं सकते, उनके जो कंसंट्रेशन है वो उसी में चला जाएगा कि भाई मैं तो ख़राब लग रहा हूँ, और ये जो 40 बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो सबको बराबर लेके चलना होता है वहाँ पे, इसलिए तुम्हारा जो ये यूनिफॉर्म का कंसेप्ट है ना, ये तभी आया था। नहीं तो अगर ऐसा यूनिफॉर्म होता ही नहीं, सब अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो वो 40 बच्चे क्या करते हैं, वो 40 बच्चे इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं कि वो जो 10 बच्चे हैं उनके पास कपड़े नहीं हैं अच्छे पहनने को, कपड़े नहीं है तो उनको कैसा लगेगा, हाउ दे विल फील, तो वो वही देख के वो पागल हो जाएंगे, वो बोल ही नहीं सकेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो, द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द अदर कॉलम्स राइट 2 sentences इन योर ओन वर्ड्स ऑन वाई यू थिंक दिस फीचर इज इम्पोर्टेंट। अब देखो की फीचर दिए हुए हैं, इनके इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं, की फीचर्स के इंपॉर्टेंट बताने हैं। ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई फेडरलिज्म इज इम्पोर्टेंट, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे अलग अलग पूछ सकता है। सिग्निफिकेंस यानी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फेडरलिज्म क्या है, देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इन ए कंट्री लाइक इंडिया देर आर पीपल लिविंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट cannot govern them, hence to form government for different levels for important, hence to govern a village panchayati raj is responsible for states, the state government is responsible for the entire country, the central government is responsible for the governance। अब देखो, फेडरलिज्म हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि ऐसी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जिसके अंदर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और इंडिया के पास में ऑलरेडी 3 है, तो 3 लेवल के ऊपर जो हमारा काम चलता है। और क्योंकि अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो जो डेमोक्रेसी है वो पॉसिबल नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है उसको चलाना एक गवर्नमेंट के बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि इसके अंदर फेडरलिज्म के अंदर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, और कोई भी गवर्नमेंट है ना वो अपने रूल ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट उसको देखने के लिए होती है। और जो पावर्स है वो डिवाइडेड इस तरह से होती है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कि भाई कोई भी राजा नहीं है, किसी के पास भी मेन पावर नहीं है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता है, इसलिए ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, देर आर 3 organs of governments, legislature, executive and judiciary, each of these organs serves different powers and function in order to prevent the misuse of power by any one branch of government. The constitution says that each of these organs should exercise different powers। अब देखो, जो पावर का मैंने बताया आपको कि भाई पावर ऑलरेडी डिवाइडेड की हुई है, जिसके अंदर है ना लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये हमने ऑलरेडी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इन तीनों के अंदर तीनों में अलग अलग पावर्स दी हुई है। कोई ये गलती करता है तो दूसरा उसको रोकता है, सीधा सा काम है ना। किसी एक को क्लास मॉनिटर बनाया ही नहीं है, सीधा सा रूल है, किसी एक को क्लास मॉनिटर बनाया ही नहीं है। फिर है फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर ए सेट ऑफ राइट्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री टू फॉलो। ये तो आप लोग को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स क्या काम आते हैं।
आपके साथ में कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है, गवर्नमेंट हो चाहे कोई दूसरा पर्सन हो, चाहे कोई भी एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री कुछ गलत करती है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एनी मतलब पुलिस के पास जा सकते हो। हर चीज़ के लिए राइट्स बने हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं। आपको हर चीज़ का राइट है, आपको जो इच्छा है आप वो कर सकते हो, बट विद इन द लिमिटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन ऑफ कंट्री हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। When the constitution was being made, it was made sure that every citizen of the country, irrespective of caste, color, creed, and religion, will have the right to elect their leaders and universal adult suffrage. That is, the right to vote will be given to all. मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इसके अंदर सभी को वोट देने का अधिकार दिया हुआ है कि भाई सभी जितने भी हैं सब वोट देंगे, अपने इलेक्टेड मेंबर्स चुने जाएंगे और उन इलेक्टेड मेंबर से हमारी जो पार्लियामेंट है वो चूज़ की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने अपने खुद ही सिलेक्ट कर लिए, जैसे वो पहले नेपाल में होता था, राजा होता था, राजा अपने मंत्री खुद ही चूज़ कर लेता था। ऐसा नहीं है, हम वोट करते हैं तब जाके मंत्री कैबिनेट जो है बैठता है और वो सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन है आप इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो अपनी अपनी नोटबुक के अंदर। देखो, लिखना रट्टा मारना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वी विल डिस्कस इन द क्लास, और वी विल डिस्कस, यू कैन डिस्कस ऑन माई टेक्स्ट मैसेज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बी अवेयर ऑफ योर कोरोना। बाय बाय।